मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इनकम टैक्स वैसे तो अपना पूरा ही कंप्लीट हो चुका है, सारे हेड्स सारे चैप्टर। फिर भी मुझे याद रहता है कि क्या मैंने छोड़ रखा है और क्या मुझे और पढ़ाना है। आपको याद होगा डिडक्शन चैप्टर में पार्ट 3 में मैंने एक बात कही थी कि सारे डिडक्शंस तो मैंने पढ़ाए थे, 80G और 80GG छोड़ा था। मैंने कहा था इसको हम जो हमारी रेगुलर क्लास है उसमें पढ़ेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि बड़े सेक्शन है। उस वक्त तक ये उम्मीद थी कि हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा जुलाई में, लेकिन नहीं हो पाया। अगस्त वो भी मुझे नहीं लगता होगा, सितंबर तो हम 80G को भी क्यों छोड़े, इसको भी पढ़ ही लेते हैं। तो आज हम ये लेक्चर स्पेशली मैंने इसलिए बनाया था कि हम 80G और 80GG जो दो सेक्शन छोड़े हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको यहां पर समझा दूं। पेज नंबर 438 पर आए। डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू सर्टेन फंड्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा, हाउ अराइव्ड एट सेक्शन 80G। ये 80G इतना कॉमन सेक्शन है कि सारे एसएससी पे अप्लाई होता है, सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, सभी इंडिविजुअल एचयूएफ कंपनी भी अगर किसी को डोनेशन देती है तो उस पर 80G का डिडक्शन मिलेगा। तो डोनेशन देना डिसअलाउड एक्सपेंडिचर होता है। बिजनेस हेड में अगर डोनेशन आया तो हमने क्या किया, डिसअलाउड। बिल्कुल वो अपनी जगह, वो बिजनेस हेड का रोल है कि वहां पहले एड बैक कर दो, लेकिन जब पूरा क्वेश्चन हो जाए, जीटीआई तक आ जाए, उसके बाद 80G में डिडक्शन दे सकते हो। किस किस डोनेशन पर, वो यहां लिस्ट दे रखी है आपको। सारे डोनेशन नहीं, गली मोहल्ले के मंदिरों में पंडितों को दान देते हो वो नहीं, यहां लिस्ट दे रखी है। आप देखो पेज नंबर 439 पर एक पेज की लिस्ट दे रखी है। इतने सारे फंड्स बने हैं इंडिया में, गवर्नमेंट की तरफ से स्पेसिफाइड फंड्स हैं, ये सारे इंस्टीट्यूशंस है गवर्नमेंट के, और 80G में एफिलिएशन लेना पड़ती है, तब जाके आपको और कोई डोनेशन, आपकी संस्था अगर 80G में एफिलिएटेड है, अप्रूव्ड है, तो आपको अगर कोई डोनेशन देगा तो उस बंदे को 80G का डिडक्शन मिलेगा। उज्जैन में महाकाल मंदिर को 80G का एफिलिएशन है। अब मैं अगर महाकाल मंदिर में देता हूं दान, तो आप देखना वहां की रिसिप्ट में नीचे लिखा आता है 80G, तो आप अगर वहां दान दोगे तो 80G का आपको डिडक्शन मिलेगा। लेकिन उज्जैन के सभी मंदिरों में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यानी 80G के लिए स्पेशल परमिशन लेना पड़ती है उन ट्रस्ट, उन इंस्टीट्यूशंस, उन फंड्स को भी, कि उनको अगर कोई डोनेशन दे तो 80G डिडक्शन मिलेगा। तभी तो लोग अट्रैक्ट होंगे उनको डोनेशन देने के लिए, ताकि लोगों को, देने वालों को फायदा होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। अब यहां पर इतने सारे नाम है, एक बार आप रीड ऑनली पढ़ के देख लेना, याद बात नहीं रखना इतने सारे। इनकी तो एक समरी बनवाता हूं मैं आपको। इस तरफ स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये सारी स्टेप से भी कोई मतलब नहीं, मैं जो लिखवा रहा हूं आपको वो देखते चले जाए। तो 80G उसी चैप्टर में लिखना, डिडक्शन वाले चैप्टर में, वहां पर पेज छुड़वाया होंगे मैंने, या फिर मैंने जो नोट्स दिए थे उसमें एक पेज छुटा हुआ होगा, वहां लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सेक्शन 80G डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, ठीक है, किससे रिलेटेड है, तो इन रेस्पेक्ट ऑफ डोनेशन, इन रेस्पेक्ट ऑफ डोनेशन, डोनेशन से रिलेटेड। डोनेशन दो टाइप के, डोनेशन दो टाइप के होंगे, एक होगा विथ लिमिट और एक होगा विदाउट लिमिट। विदाउट लिमिट, विथ लिमिट का मतलब है क्वालिफाइंग अमाउंट बताऊंगा मैं आपको, क्वालिफाइंग अमाउंट। यानी ये वाले जो डोनेशन में यहां लिखवाऊंगा, ये डोनेशन जो है वो उस पर लिमिट लगेगी, यानी उस लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और यहां जो लिखवाऊंगा उस पर कोई लिमिट नहीं, लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़, 10 करोड़, जितने भी होंगे सब डिडक्टेबल होंगे। तो ये जो मैंने आपको पेज नंबर 439 पे लिस्ट बताई, ये ढेर सारी लिस्ट देखो आप। अब इसका समरी फॉर्म बता रहा हूं, क्योंकि इन्होंने तो सारे लिख दिए एक साथ ही, इकट्ठे लिख दिए, इसे याद नहीं रख पाओगे आप, भूल जाओ। तो इसका समरी फॉर्म बताता हूं मैं आपको कि हमें किस तरीके से याद रखना है। लिमिट वाले में 100% और लिमिट वाले में 50%, इसमें भी 100%, 50%। तो पूरा इनकम टैक्स हमने दो बात में पढ़ा।
पहले तो डोनेशन किस टाइप का नेचर पहचान लेना, विथ लिमिट या विदाउट लिमिट। विद लिमिट हो तो उसमें 100 वाला है 50 वाला है, विदाउट लिमिट है तो 100 है या 50। विथ लिमिट में 100% में आता है फॉर फैमिली प्लानिंग, डोनेशन फॉर फैमिली प्लानिंग पर्पस। अगर इस पर्पस के लिए डोनेशन दिया है तो 100% है विथ लिमिट। फॉर प्रमोशन ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन इंडिया। इंडिया में गेम्स एंड स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए बड़ी बड़ी संस्था, ओलंपिक संस्था, जैसे इस तरह की जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स पर्पस के लिए, उनको अगर डोनेशन देते हो, अपने गली मोहल्ले में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बना उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो दो यहां पर याद रखोगे आप 100% में, दो यहां पर याद रखोगे आप, एक फॉर चैरिटेबल पर्पस, चैरिटेबल पर्पस। चैरिटेबल पर्पस मतलब फॉर एग्जांपल स्कूल के लिए दिया आपने दान, ठीक है, स्कूल के लिए दिया, हॉस्पिटल के लिए दिया, एक्सेट्रा। तो चैरिटेबल पर्पस के लिए अगर आप किसी भी संस्था को देते हो, बहुत सारे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस बने हुए इंडिया में, बहुत सारे। तो किसी भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को अगर आप देते हो तो उन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, उन सबको डोनेशन चैरिटेबल पर्पस माना जाएगा और अलाउड, ठीक है। 50%, लेकिन जितना भी डोनेशन दोगे उसका 50%। नंबर 2, अप्रूव्ड मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा और एनी बिल्डिंग ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। कहां पर देना है आप डोनेशन? आपको किसी टेम्पल में, आप मंदिर के लिए टेम्पल लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तुम टेम्पल मंदिर को दे आप, जैसे मैंने भी कहा महाकाल मंदिर उज्जैन में, गायत्री मंदिर है, इन लोगों ने 80G में अपने मंदिर का जो ट्रस्ट बना हुआ उस ट्रस्ट को 80G में एफिलिएशन दे, अप्रूवल ले रखी है, तो इसलिए वो लोग अपने रिसिप्ट में नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो किसी भी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या और भी कोई नेशनल इंपॉर्टेंस की बिल्डिंग, जैसे कुतुब मीनार है, ताजमहल है, ऐसी बहुत सारे नेशनल हेरिटेज साइट है, इंटरनेशनल भी है कुछ है। तो इस तरह की जो नेशनल इंपॉर्टेंस की बिल्डिंग है वहां पर फिर वही बात, वो तो क्वेश्चन में लिखा आएगा अप्रूव्ड अंडर 80G, बट हम खुद अंडरस्टूड समझ सकते हैं। जो बड़े बड़े नाम है, 12 ज्योतिर्लिंग है, तिरुपति बालाजी का मंदिर है, ठीक है, इस तरह के जो बड़े बड़े हैं ये तो डेफिनेटली 80G में होंगे ही सही। बाकी को अगर वो लिखना होगा तो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन नाम लिखेंगे, वो अप्रूव्ड वर्ड लिखेंगे। तो दो यहां याद रखो, दो यहां याद रखो। यानी अब हम महाकाल मंदिर में अगर डोनेशन देते हैं, मान लो मैंने 50,000 दिया, तो 50,000 का 50%, 25,000 ही अलाउड होगा, वो भी सब्जेक्ट टू लिमिट। अब लिमिट क्या होगी मैं बताऊंगा। तो पहले तो 4 आप ऐसे याद रखेंगे। फिर विदाउट लिमिट में, अब विदाउट लिमिट में 50% में एक तो आता है डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर्स ड्रॉट रिलीफ फंड। ड्रॉट रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर्स, और भी फंड है, आप एक बार रीड ऑनली में मैंने बोला है इस पेज पे सारे पॉइंट पढ़ जरूर लेना, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि किस किस तरह के नाम से फंड बना। कारगिल फंड बना हुआ है, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड बना हुआ है, बहुत सारे फंड बने हुए मिलेंगे, अर्थक्वेक फंड बना हुआ है, देखो आप नाम देखो ढेर सारे। तो प्राइम मिनिस्टर का ड्रॉट वर्ड होना है, ड्रॉट रिलीफ फंड, सूखा राहत कोष, वही वाला, दूसरा नहीं। तो इस कैटेगरी में एक तो ये आता है, दूसरा आता है इस कैटेगरी में फंड्स इन द नेम ऑफ राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, फंड्स इन द नेम ऑफ राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू भी।
तो राजीव गांधी फाउंडेशन बना है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट बना है, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट बना हुआ है। तो इस तरह के इनको 50% में रखा गया है विदाउट लिमिट। लिमिट नहीं लगाना है, 10 लाख 20 लाख 50 लाख जितना भी है उसका 50% लगा दो डायरेक्ट बिना लिमिट चेक के। तो 2 वहां पर याद रखिए, 2 यहां याद रखना, 2 यहां, दो के जोड़े मैंने इसलिए बनाया था कि इजीली याद रहे। अब रही बात 100% कैटेगरी में। 100% कैटेगरी में एनी अदर अप्रूव्ड फंड्स फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ बाकी सब बच्चे हुए इसमें आ गए। एनी इतने सारे नाम दिए ना, इतने सारे नाम याद रखने की जरूरत नहीं। मैंने 2 यहां बताया, 2 यहां, 2 यहां, ये याद रह जाएंगे। इसके अलावा जो भी नया नाम आए, ठीक है, जैसे अर्थक्वेक फंड मैंने नहीं बताया, कारगिल फंड मैंने आपको ये नहीं बताया, भारत स्वच्छ भारत अभियान यहाँ नहीं बताया मैंने, क्लीन गंगा फंड यहाँ नहीं बताया मैंने, तो मतलब समझ जाओ किसमें आएंगे सर, इसमें आएंगे। ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं स्वच्छ भारत कोष, स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा फंड, क्लीन गंगा फंड, और भी बहुत सारे नाम पढ़ लेना एक बार आप। तो जो भी नया आए इसमें डाल देना, ठीक है। अब लिमिट की बात कर लेते हैं। अब क्या बात कर लेते हैं, लिमिट की। तो पहले तो ये चार्ट अच्छे से लिखने, वीडियो रोक के और पहले इसको पढ़ के देखना, तो ही क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है ना। फैमिली प्लानिंग और स्पोर्ट्स इधर आ गया, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और ये यहां पर आ गए, यहां पर 2 आ गए, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड और फंड इन द नेम ऑफ नेहरू जी या इंदिरा गांधी या राहुल गांधी। बाकी सब यहां आ गए 100% विदाउट लिमिट। तो ऐसा एक चार्ट आपके दिमाग में घूमना चाहिए। अब दूसरी बात, लिमिट की बात करते हैं। लिमिट फॉर दिस पर्पस लिमिट मीन्स %10 of GTI minus LTCG minus STCG अंडर सेक्शन 111A। उस वक्त मैंने ये इसलिए भी छोड़ा था, ये वाला सेक्शन एटीजी, एक तो बड़ा था और दूसरी बात ये इसलिए कि उस वक्त मैंने कैपिटल गेन चैप्टर नहीं पढ़ाया था। तो मैं बोलता आपसे कि ये वाला सेक्शन तो आपको समझ में नहीं आता कौन सा। अब याद है आपको, लॉन्ग टर्म मतलब सारे लॉन्ग टर्म किसी के भी, चाहे वो शेयर्स पे हो, सिक्योरिटीज पे हो, गोल्ड पर हो, मकान पर हो, किसी पर भी, चाहे 112A के हो या 112 के हो। लेकिन शॉर्ट टर्म कौन सा, सिर्फ 111A, वो था ना विथ STT थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और ऑल अदर डिडक्शंस under section 80C2U except 80G। यानी आपको अपनी ग्रॉस टोटल इनकम में से ये हटाना, ये हटाना। लॉटरी हटाने का नहीं बोला ही नहीं, जितना लिखा एग्जॉस्टिव है। 2 चीज हटाने का बोला है, माइनस कर दो, और सारे डिडक्शंस माइनस कर दो 80C से यू तक के, एक्सेप्ट 80G। ये जी का तो हम कर ही रहे हैं ना, तो जी को छोड़ के बाकी जितने भी है 80C के लाइफ इंश्योरेंस पीपीएफ वो सब माइनस कर दो, डी वाले सब माइनस कर दो, जो बचेगा उसका 10%। ये होगा आपकी लिमिट। ये क्या होगा, आपकी लिमिट कहलाएगा, इसे हम लिमिट कहेंगे, लिमिट ऑफ डोनेशन। ये डोनेशन की लिमिट हो, डिडक्शन की नहीं। डोनेशन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, डोनेशन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये लिमिट डोनेशन की। फिर इस पर हम क्या करेंगे, 50 और 100%, इसमें से करेंगे फिर 100% एंड 50%। तो 150 बाद में लगाना है, पहले डोनेशन क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं, आपने जो दान दिया वो आपकी लिमिट में आ रहा है कि नहीं, क्वेश्चन ये है पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी सारी बात समझ में आ जाएगी जब एक बार पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा। अब हम नीचे, इसके नीचे कुछ कंडीशंस लिख देते हैं इस पूरे सेक्शन की। तो कंडीशंस फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, ऐसा लिखो हेडिंग, कंडीशन फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। यहां तो इन्होंने कुछ अच्छे से नहीं दी कंडीशंस, बट फिर भी मैं अपने हिसाब से लिखा देता हूं आपको। तो नंबर 1 लिखेंगे, डोनेशन शुड बी इन फॉर्म ऑफ मनी
नॉट इन काइंड। नॉट इन काइंड। डोनेशन इसी में आगे लिखेंगे, डोनेशन में बी गिवन इन कैश और बाय चेक और ड्राफ्ट और नेट बैंकिंग। However, no deduction shall be allowed under section 80G in respect of donation in case of an amount exceeding 2000। ये लाइन आपको मिलेगी 440 पेज नंबर पर। तो क्या रूल हो गया, लिख लिया आपने पूरा इसको। 2000 रुपए तक का कैश डोनेशन अलाउड रहेगा। 2000 से ऊपर का अगर है तो अकाउंट पे चेक से ही होना चाहिए, तभी अलाउड होगा, अदरवाइज अलाउड नहीं होगा। फिर से पढ़ लेना क्या लिखा, नो डिडक्शन शेल बी अलाउड अंडर सेक्शन 80G इन रेस्पेक्ट ऑफ डोनेशन इन कैश ऑफ एक्सीडिंग 2000। अगर कैश में डोनेशन दे दिया मैंने किसी को 2000 से ऊपर का, तो मुझे डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसको क्या होगा बात में सोचो, आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो आपको डिडक्शन लेना है तो आपको अकाउंट पे ही चेक, नेट बैंकिंग, आरटीजीएस इन सब से करना चाहिए पेमेंट, बैंकिंग चैनल के थ्रू करना चाहिए। ठीक है। दूसरी कंडीशन, सेकंड कंडीशन, डोनेशन शुड बी फॉर ऑल कम्युनिटीज। इट शुड नॉट बी रिलेटेड टू पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखो, बट it may be related to welfare of SC, scheduled caste, scheduled tribe, SC, ST or women, scheduled caste, scheduled tribe or women और माइनॉरिटी। तो जो अल्पसंख्यक समुदाय होते हैं, जैसे पारसी लोग बहुत कम है, बोहरा लोग बहुत कम है, उनके लिए हो, वुमन महिलाओं के उत्थान के लिए हो, SC ST के लिए हो, तो हालांकि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए हो गया, फिर भी ये अलाउड रहेगा। ठीक है, ये अलाउड रहेगा। तो फिर अगले पैराग्राफ में हमने लिख दिया, डोनेशन फॉर SC ST फॉर द वेलफेयर ऑफ SC ST वुमेन माइनॉरिटी इज अलाउड। बाकी अगर आपने दिया, मान लो आपने किसी धर्मशाला को दान दिया जहां पे सिर्फ हिंदू के लिए ही होगा, सिर्फ मुस्लिम्स के लिए होगा, तो ऐसे अगर आप डोनेशन देते हो जहां पर स्पेसिफिकली सिर्फ किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, किसी पर्टिकुलर कास्ट के लिए, तो फिर वो डोनेशन डिसअलाउड होगा। तो ये दो कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आप पूरे क्वेश्चन करेंगे। ठीक, ये हुई 80G का थ्योरी वाला पार्ट। लेकिन मुझे पता है कि थ्योरी वाला पार्ट में इतना कुछ समझ में आता नहीं कि ये हुआ क्या सर। तो अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाता हूं पूरा कंप्लीट। तो क्वेश्चन है आपका 440 पेज नंबर पर 147 पैराग्राफ P1। आर क्यों लिख लो इसको। जब भी डिडक्शन चैप्टर पढ़ोगे ये जरूर करना है। Age 34 years, a resident individual submit the following. बिजनेस इनकम है उसकी 83,000, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर से 49,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ गोल्ड 4,10,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 20,000, अदर शॉर्ट टर्म है 10,000, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स PPF और पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस और फिर डोनेशन है आखिर तक। देखिए आप, तो एक कंप्लीट क्वेश्चन यानी ओवरऑल टोटल इनकम का क्वेश्चन कैसे होता है वैसे तो बता चुका हूं, बहुत बार बता दिया, बहुत सारे क्वेश्चन कर भी लिया हमने, बिजनेस सेट में कर लिए, बिजनेस सेट भी आ गया, हाउस प्रॉपर्टी भी आ गया, फिर डिडक्शंस भी। एक बार और देख लो। तो आप वही ऊपर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। अब हम क्या लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। तो टोटल इनकम में नंबर 1 इसकी है बिजनेस इनकम। पूरा सिस्टमेटिक लिखना, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। यहां मैं सिस्टमेटिक लिखूंगा तो बहुत ज्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो आप लिखोगे इनकम फ्रॉम बिजनेस, हेडिंग वाइज लिखो, इनकम फ्रॉम बिजनेस 83,000, 83,000 रुपए की ये इनकम होगी। फिर क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। और फिर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो कैपिटल गेन में क्या है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 4,10,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो है 4,10,000, 4,10,000। और अब याद ये भी होना चाहिए कि अगर लॉस होता तो लॉस सेट ऑफ करना, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस होते, करंट ईयर लॉसेस होते, तो वो सब कंसेप्ट याद होना चाहिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दो है, शॉर्ट टर्म एक 111A वाला है 20,000, और अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 10,000 का, 10,000। तो ये पूरा कैपिटल गेन चैप्टर है। तो याद करो मैंने आपको बताया था दो कॉलम में क्या करो, पहले एक एक हेड अंदर बिजनेस हेड, अगर ये और बड़ा होता बिजनेस हेड तो इसमें अलाउड डिसअलाउड सब प्लस माइनस करके बाहर लिखता। कैपिटल गेन लॉस वॉस होता तो माइनस, सैलरी हाउस प्रॉपर्टी पांचों हेड, तो पहले अंदर हेड का पूरा डिटेल लिख लो और फिर बाहर आउटर कॉलम में टोटल लिख दो। ये हो गया 4,40,000। अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में क्या, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 49,000, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 49,000। तो यहां तक आप इजीली आ जाएंगे जीटीआई, ये हम बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है ना। टोटल मिलाकर कितना हो गया ये आपका 5,72,000। फिर हमने कई क्वेश्चन में किया डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A, ऐसा लिखते हैं इसको, अंडर चैप्टर 6 चैप्टर, और इसमें सेक्शन होते हैं सेक्शन 80C PPF। तो मैंने पहले भी बताया था एक बार कि ऐसे सेक्शन नंबर लिखना, फिर उसमें रीजन लिखना, और फिर उसके बाद तो पीपीएफ कितना है देख लेते हैं ऊपर। कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ था 40,000, 40,000 का, 40,000 रुपए का ये हो गया। फिर क्या दिया था हमने, कंट्रीब्यूशन पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस। मेडिकल इंश्योरेंस कौन से सेक्शन में आता है आपको, 80D मेडिक्लेम। मेडिक्लेम का पेमेंट लेकिन चेक से होना चाहिए या अकाउंट पे ड्राफ्ट से होना चाहिए या नेट बैंकिंग, कैश में नहीं, अदर देन कैश। हर जगह जहां जहां मेडिकल इंश्योरेंस है, सैलरी में आया तब भी, बिजनेस एड में आया तब भी, और यहां आया तब भी, हर केस में अदर देन कैश होना चाहिए तो ही अलाउड होता है। कितने का है ये 3,000, और लिमिट भी याद होना चाहिए अब आपको इसकी, 25,000 लिमिट थी प्लस 5,000 सीनियर सिटीजन की। अब डोनेशन है सारे आखिरी तक। तो अब मैं एक काम करता हूं, पहले ये माइनस कर लेता हूं 43,000। वैसे तो सारे एक साथ कर सकते हैं बट पहले ये कर लेते हैं क्योंकि अपने पास ये तो कंफर्म है, हमें स्टेप मार्किंग में यहां तक का तो हमारा क्वेश्चन कंफर्म सही है, तो इसकी मार्किंग तो बराबर हो 520। अब इसमें से मुझे अब कौन सा सेक्शन बताना है, 80G लेस करना है। अब 80G में दो तरह के है ना, तो 80G में कौन कौन से 80G में, एक तो 80G में आए, और 80G किससे रिलेटेड है, डोनेशन से रिलेटेड। अब डोनेशन में दो होते हैं, एक तो विदाउट लिमिट होता है, विदाउट लिमिट, ठीक है ना, तो यहां मैं विदाउट लिमिट वाला लिख दूंगा, और कुछ विथ लिमिट वाले भी होंगे। विथ लिमिट वाले के लिए मुझे वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, ठीक है। बस इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा आपका, तो पूरा क्वेश्चन कर लो, क्योंकि 80G के लिए वैसे भी आपको ऑल डिडक्शंस माइनस करना है एक्सेप्ट 80G को छोड़ के, तो जी सबसे आखिरी में करो, बाकी पूरा क्वेश्चन कर डालो पूरा, तो स्टेप मार्किंग में इतने मार्क्स मिल जाएंगे। और 80G के लिए जगह छोड़ दो, बहुत सारा डोनेशन है इसलिए इतनी सारी जगह छोड़ी मैंने, वरना और कम जगह छोड़ता मैं। कौन कौन से हैं देखते जाएं, चले और नीचे तो बहुत सारे डिडक्शन दिख रहे हैं, मुझे लगता है यहां तक भी आना पड़ेगा हमको। ये विथ लिमिट वाले हम और नीचे लिख देते हैं, विथ लिमिट। इसके लिए वर्किंग नोट बनाना है, सी वर्किंग नोट। चलिए बताते हैं, डोनेशन बाय चेक टू क्लीन गंगा फंड। क्लीन गंगा फंड किस में आता है, मैंने बताया विदाउट लिमिट में आता है, याद करो विदाउट लिमिट में क्लीन गंगा फंड, क्लीन गंगा फंड। कितने हजार रुपए हैं, 3,000 रुपए। रूल क्या है अपना, 100%, 3,000 ऐसे लिखना है, रीजन लिखना है, फंड का नाम लिखना है, परसेंट लिखना है और अमाउंट लिखना है। फिर है स्वच्छ भारत कोष 4,000, स्वच्छ भारत कोष 100% 4,000 विदाउट लिमिट। फिर राजीव गांधी फाउंडेशन 1,000 कंटिन्यू,
राजीव गांधी फाउंडेशन 50% में आता है, याद करो, विदाउट लिमिट में 50% में था। गांधी जी, इंदिरा गांधी, सॉरी जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी, 50%। तो 1000 रुपए का 50% करके ही लिख दोगे डायरेक्ट, क्योंकि लिमिट तो लगाना ही नहीं है ना, लिमिट तो देखना ही नहीं। तो जो भी है उसका 50% कर दिया, जो भी है उसका 100% कर दिया। तो जहां 100 है वहां 100 लिखा, जहां 50 50 लिख दिया। बाद में नहीं, पहले ही करके रख लो। फिर है प्राइम मिनिस्टर्स ड्रॉट रिलीफ फंड 5000। प्राइम मिनिस्टर्स ड्रॉट रिलीफ फंड, ये भी 50% में याद करो, तो 2500 इसके भी लिख देता हूं। फिर अप्रूव्ड पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, चेक से दिया अप्रूव्ड पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल पर्पस तो विथ लिमिट में आता है, तो इसका वर्किंग नोट बनाऊंगा विथ लिमिट डोनेशन। तो जो भी डोनेशन लिमिट वाले हैं उनको यहां लिखते जाया करना, अभी कोई परसेंट मत लगाना। अभी हम लिखेंगे टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल पर्पस के लिए। तो चैरिटेबल पर्पस के लिए आपने कितना दिया, 11000। और क्या है, चेक टू पुअर बाय फॉर हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए आपने गरीब बच्चों को दिया। ये क्वालिफाइड नहीं होगा क्योंकि यहां पर आपने किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए करा, ऐसे तो बहुत सारे गरीब है। नहीं, अभी मैंने ऊपर लिखवाया कंडीशन, नॉट फॉर पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर कास्ट, पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं होना चाहिए। फिर नीचे है क्या, डोनेशन बाय चेक ऑफ क्लॉथ टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन। अब ये सिंघानिया बुक वालों ने थोड़ी सी गलती कर दी, क्लॉथ चेक से कैसे देंगे, तो क्या हुआ, कॉपी पेस्ट मारते मारते चेक यहां पे भी लिखा गया। एक्चुअली ये क्लॉथ का डोनेशन है, कंबल दान में दे दिए, महाकाल मंदिर में स्वर्ण कलश दान में दे दिए। तो काइंड में अगर डोनेशन है तो नॉट क्वालिफाइड अंडर एटीजी में आता ही नहीं, कहीं पे भी नहीं, लिखवा दी मैंने कंडीशन आपको। तो इसका नोट डाल देना, इन दोनों तीनों का एक साथ ही नोट डाल देंगे बस, है ना। पहले वाले का नोट क्या हो गया, इट इज रिलेटेड टू पर्टिकुलर पर्सन, सो नॉट अलाउड। इसका हो गया आपका इट इज रिलेटेड टू पर्टिकुलर, कैसे रिलेटेड था ये, सॉरी इट इज इन काइंड, हेंस नॉट अलाउड। फिर है चेक टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेस्ट हाउस ओनली फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी, तो ये भी डिसअलाउड क्योंकि पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए। और फिर लास्ट में लिखा है डोनेशन इन कैश टू नेशनल चिल्ड्रन फंड, नेशनल चिल्ड्रन फंड अप्रूव्ड फंड, लेकिन कैश में दे दिया ना 40,000, वो भी 2000 दिया होता तो अलाउड होता, 2000 से ज्यादा अगर कैश में दिया है तो नॉट अलाउड। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, कैश। तो ये जो मैंने आपको अभी ऊपर कंडीशन लिखवाई वही चीज यहाँ पे नोट बन जाएगी आपकी। तो इन तीनों के बारे में नोट लिख देना इस तरीके से, तब आपको 100% मार्क्स तब मिलेंगे। आपने ऐसे ही छोड़ दिया, बताया नहीं क्यों छोड़ा, तो मार्क्स कट जाएंगे। तो बताओ क्यों छोड़ा आपने, एक क्लॉथ काइंड था इसलिए छोड़ा, एक कैश में था इसलिए छोड़ा, एक पर्टिकुलर रिलीजियस के लिए था इसलिए छोड़ा, एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए था इसलिए छोड़ा, 4 छूट गए। जो यहां आना था वो यहां आ गए, जो विदाउट विथ लिमिट वाले वो अलग चले गए। तो विदाउट लिमिट वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हो गए 3, 7, 7,000 और 3, 10,000, इसमें तो कोई डाउट नहीं, 10,000 रुपए, ये तो कोई डाउट ही नहीं। अब बचा विथ लिमिट वाला, तो पहले लिमिट तो निकालें। यानी विथ लिमिट वाले में ऐसा है कि आपकी जितने भी होते हैं तो एक इस क्वेश्चन में अगर एक और होता, मान लो महाकाल मंदिर को भी होता और भी डोनेशन होते, तो सबका टोटल लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो बात समझाने के लिए मैं आपको इस एग्जाम्पल को चेंज करूंगा, लेकिन पहले मैं अभी इस एग्जाम्पल को कंप्लीट करवा दूं कि एक ही अगर हो तो भी आपको किससे कंपेयर करना है, इसको लिमिट से कंपेयर करना है। अब लिमिट इक्वल टू क्या होगी, तो यहां वो पूरा फॉर्मूला लिख देना, क्या बताया था मैंने, लिमिट मतलब 10% ऑफ जीटीआई। जीटीआई कितनी है इस क्वेश्चन में, 5,72,000, पूरा लिखना हो जीटीआई, माइनस क्या लिखवाया था मैंने, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कोई सा भी हो माइनस करो, शॉर्ट टर्म कौन सा वाला माइनस करना है, ये क्यों करना है, क्योंकि ये स्पेशल रेट वाले होते हैं, याद करो। ये स्पेशल रेट का करना होता है, शॉर्ट टर्म नॉर्मल इनकम में माना जाता है, ये होता है 15% वाला। तो जो स्पेशल रेट वाले हैं उनको हटा दो, ठीक है। तो जीटीआई माइनस लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म 111 है, एंड ऑल डिडक्शंस एक्सेप्ट एटीजी, जी को छोड़ के बाकी डिडक्शंस भी माइनस कर दो, सी वाला भी और डी वाला भी। तो 43,000 ये भी माइनस कर देता हूं, ठीक है। अब क्या बचा, अब जो बचा है उसका 10%, तो अब कितना बचता है यहां पर
अगर हम ये माइनस कर देते हैं 4,10,000 माइनस 20,000, 99,000 का 10% यानी 9,900, 9,900 ये लिमिट है, 9,900 ये लिमिट है। अब रूल ये है, आपको समझना ये है रूल कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो आप, जितने भी आपके लिमिट वाले डोनेशंस हैं वो, या फिर लिमिट, और पूरे इनकम टैक्स में स्टार्टिंग से बोलते हैं जहां लिमिट है मतलब लक्ष्मण रेखा है, उसके बाहर नहीं जा सकते, उसके अंदर रह सकते हो। तो 9,900 से बाहर तो जा ही नहीं सकते ना, ये ना आपका बाकी का डोनेशन तो लैप्स कोई काम का नहीं, वो क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहा है, लिमिट से ज्यादा हो नहीं सकता। तो जितना लिमिट के अंदर अंदर हो बस उतने पर ही डिडक्शन मिलेगा, और उसमें से भी 100 अलग होगा और 50 अलग होगा। तो बाद में होगा, पहले लिमिट विच एवर इज लोअर, ये लोअर आता तो इसमें से करता, ये लोअर आया तो इसमें। तो अब ये डोनेशन जो था चैरिटेबल पर्पस के लिए था, तो ये 100 में आता है या 50 में, याद करो। विथ लिमिट में 100 में फैमिली प्लानिंग आता है और स्पोर्ट्स आते हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, है ना, विथ लिमिट में। तो यहां पर हम इसको 50% केस में ले जाएंगे, तो ये लिमिट में हमारा तो 50%, तो 9,900 का 50% यानी कि हो गया 4,950। ये 4,950 हम यहां पर लिख देंगे 4,950। तो अल्टीमेट 10 ये और 4 14,950 का डिडक्शन हुआ 80G का। आप देख लो बुक वालों का भी अल्टीमेट आंसर ही आएगा, कुछ भी कर ले 14,950 से आया हो, लेकिन उनके करने के तरीके में और मेरे करने के तरीके में बहुत अंतर है, इसलिए कभी भी 80G उनका मत टीपना, आपका आंसर बराबर आएगा, उसकी चिंता मत करना। तो 5,29,000 यहां था, माइनस ये दोनों और माइनस करता हूं 14,950, ये आ गया आपकी टोटल इनकम 5,14,050 टोटल इनकम। और अगर यहां पर फ्रैक्शन आता है तो हम 10 रुपए से राउंडेड ऑफ करते हैं इसको, ठीक है। देख लीजिए इनकम बराबर मिला लो, बराबर आ रही है। टैक्स भी निकाल लेना, कौन है मिस्टर एक्स, 34 ईयर्स 34 साल के, टैक्स निकालना बता चुका हूं बहुत बार, एक बार और देख लो। टैक्स निकालेंगे तो क्या कहा था मैंने, यहां तक करना, फिर इसके हिस्से कर देना, इसमें लॉन्ग टर्म अलग कर दो 4,10,000, उस पर 20% लगा दो, शॉर्ट टर्म अलग कर दो, शॉर्ट टर्म 111 ए वाला जो है 20,000 उस पर लगा दो आप कितना परसेंट, 15%। लॉटरी नहीं, अब 5,14,000, यहां से चलो, वहां से मत चलो, यहां से। अब 5,14,000 में से ये हट गए, जो बचे कितना बच रहा है, माइनस 4,10,000 माइनस 20,000, ओह कम बच रहा है, तो 84,000 ही बच रहा है। नॉर्मल इनकम कम बच रही है। अब नॉर्मल इनकम कम बच रही है, ठीक है, तो हमारा एक और रूल कंसेप्ट याद आया होगा तुमको, एक और चीज याद आई होगी। क्या चीज याद आना चाहिए, याद करो, आया कुछ याद ही आना चाहिए कि अगर यहां पर आपकी इनकम कम रहती है तो हम 2.5 लाख तक लाने के लिए, ये रेसिडेंट इंडिविजुअल है, रेसिडेंट और इंडिविजुअल और एचएफ पर एक कंसेप्ट था कि एग्जॉस्टिव अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, कहीं से भी सेट ऑफ कर सकते हो। तो इसको 2.5 लाख बनाने के लिए मुझे कहीं से लाना, इधर से इधर से। अब ये भी प्लानिंग है, कहां से लाऊं, कहां से लाएंगे प्लानिंग, तो इस पे लगेगा 15, इस पे लगेगा 20, तो आप किसमें से लाना पसंद करेंगे, इसमें से। इसको अगर मुझे 2.5 लाख बनाना है तो 1,65,950 कम पड़ रहा है, ये यहां से माइनस करके और मैं उस तरफ ले आऊंगा, ठीक है। तो यहां बच जाएंगे 4,10,000 पर 2,44,050। अब इस पर टैक्स आप आसानी से निकाल लोगे, इस पर टैक्स हो गया जिनिल, इस पर हो गया 15% और इस पर हो गया 20%, 2,44,000। ये तीनों टैक्स निकालो, 4% एजुकेशन से जोड़ो, काम होता है, ठीक है। इनकम 5 लाख से ऊपर है, इसलिए क्या रूल था, इनकम अगर आपकी ज्यादा है होगी तो क्या नहीं मिलेगा आपको, 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। चलिए
ऐसा ही एक और क्वेश्चन करना है आपके होमवर्क में है P2, आपके होमवर्क में रहेगा P2, ये करना। चलिए अब एक बात और सीखते हैं। मान लो कि इस विथ लिमिट में अकेला एक नहीं होता, 2-3 होते। फॉर एग्जाम्पल विथ लिमिट वाले में सिर्फ चैरिटेबल पर्पस ही नहीं होता, आपके पास एक होता महाकाल मंदिर को दान दिया 5,000 रुपए, एक होता है चैरिटेबल पर्पस वाला 4,000 रुपए, ठीक है। और मान लो किसी स्कूल वगैरह को होता, स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी या हॉस्पिटल के लिए डोनेशन होता 3,000 रुपए, ऐसा होता। अलग अलग टाइप के होते हैं। तो ये कितने हो गए, 8,4 12,000, ऐसा होता है। और बल्कि इसमें एग्जांपल में एक और होता है, फैमिली प्लानिंग के लिए भी होता है। एक फैमिली प्लानिंग के लिए भी दिया होता आपने 4,000 रुपए, तो ये हो गया 16,000, 16,000। ऐसे होते, ऐसे बहुत सारे होते। तो आप क्या करोगे, जो विदाउट लिमिट वाले हो तो यहाँ लिखते गए हमने और सीधे उसको डिडक्शन दे दिया, और जो विथ लिमिट वाले हैं उसको बाइफरकेट करके वर्किंग बनाते जाओ। 4 क्या 40 भी हो तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब इस पूरे अभी मैंने 50 या 100 नहीं लगाया, फैमिली प्लानिंग इन सब पे अभी कोई 150 नहीं, पहले टोटल लगा दिया। अब इसको लिमिट से कंपेयर करो, लिमिट से कंपेयर किया तो ये 16,000 है और ये 9,900। अगर ये कम आता तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। अगर मान लो यहाँ 19 होते और ये 16 होते तो फिर ये whichever is lower, फिर तो मैं बराबर इसके ऊपर 100%, इन सब पे कितना देता रहता 50-50%। लेकिन अगर ये कम आ रहा है 9,900, अब देखो इस कंडीशन में whichever is lower क्या है ना, तो इसमें से 100 और 50 करना है मुझे। अब इसमें से 100 और 50 करना है, मतलब अब 9,900 क्वालिफाइंग अमाउंट आया, लिमिट आया 9,900। अब इसमें से 100%, तो हर व्यक्ति प्लानिंग में पहले 100 लेगा या पहले 50 लेगा, पहले 100। तो 100 वाला कौन सा है इसमें से, एक ही तो है, फैमिली प्लानिंग। तो 4,000 रुपए पर आप 100% ले लोगे 4,000, ये आपका डिडक्शन हो गया। अब बाकी कितने बचा, बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर यहीं से निकालेंगे हम, 5,900 बचा। इस 5,900 पर 50% लगा दोगे आप, तो 5,900 का 50% 2,950, ये आपका डिडक्शन हो गया। अब इसमें अलग अलग बताने की जरूरत थी कि महाकाल मंदिर को कितना, स्कूल को कितना, चैरिटेबल को कितना, तो इन सबका ऑटोमेटिक आ गया। तो अलग अलग नहीं बता पाओगे। जब भी whichever is lower में ये आएगा तो आपको इसमें 100 अलग कर देना और बाकी सब पे कितना लगेगा ना 50%। अलग अलग शो करने की जरूरत नहीं, प्रोपोर्शन करने में बैठ जाएंगे, 5:3:4 का रेशो बांट दो। इसमें सब आ गया, महाकाल मंदिर का भी आ गया, स्कूल का भी आ गया, चैरिटेबल का भी आ गया, फैमिली प्लानिंग का अलग हो गया। तो टोटल मिला के 4,000 ये और 2,950, 6,950 रुपए का डिडक्शन होता, वो उठा के हम यहां लिख देते। ऐसे करना है, ठीक है ना, समझ में आ गई बात, बिल्कुल क्लियर समझ में। सारे विदाउट वाले यहाँ लिख दिए, बिना परसेंट लगाए, परसेंट पहले नहीं लगाए, फिर उसके लिमिट से कंपेयर किया, दोनों में से जो लोअर आया उस लोअर में से फिर 150 किया। ये लोअर आता तो इसमें से 100 और 50 कर लेता, ये लोअर आया तो इसमें से 100 और 50 कर देता। और हो सकता है कि अकेला यही दान 14,000 का होता, तो आप क्या करते, मान लो ये अकेला इतना सारा हो जाता, तो फिर आप फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते, आप फर्स्ट प्रायोरिटी देते। अब डेफिनेटली क्या होता है यहाँ पर 9,900 में से, अब ये अकेले 14 का है सपोज, तो आप 14,000 लिख पाओगे क्या यहाँ पे, नहीं लिख पाओगे, लिमिट इतनी। तो 9,900 का ही 100%, 9,900 और यहाँ पे कुछ बचेगा ही नहीं। बचेगा तो इधर आएगा ना, बचा ही नहीं कुछ, क्योंकि ये डोनेशन ही ज्यादा था। यानी लिमिट से बाहर तो जाना ही नहीं है, भले 1 हो तो भी नहीं जाना है, 4 हो तो भी नहीं जाना है, 100 वाला हो तो भी नहीं जाना है, 50 वाला हो तो भी नहीं जाना है, लिमिट से बाहर तो जाना ही नहीं। ये कंसेप्ट है आपके। अब 80GG, P2 तो होमवर्क हो ही गया है। 80GG, डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड टू एंड टू व्हाट एक्सटेंड अवेलेबल, इसको समझते हैं। पेज नंबर 443 पर है, पैरा 148 है। फीचर्स क्या है इसके, हु कैन क्लेम डिडक्शन, ओनली एन इंडिविजुअल कैन क्लेम डिडक्शन अंडर 80GG। नोट्स में भी लिखा है वैसे तो मैंने, आप वो नोट्स निकाल लेना। ओनली इंडिविजुअल, ही कैन बी सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन भी तो किराए के मकान में रहता है, तो उसको मिलेगा। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन
किराए के मकान में रहता है तो उसको जो किराया देना पड़ रहा है उस पर डिडक्शन है। अल्टरनेटिवली ही कैन बी एम्प्लॉय हु डज नॉट गेट एचआरए, या फिर कौन एलिजिबल है, सैलरीड एम्प्लॉय भी एलिजिबल है, लेकिन सैलरीड में कौन एलिजिबल है, जिसको एचआरए नहीं मिलता, क्योंकि जिनको एचआरए मिलता होगा उनको तो एचआरए में अपन ने पढ़ा था रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी और वो सब, तो वहीं पे एग्जम्पशन मिल गया ना उसको, तो डबल से एग्जम्पशन कैसे लेगा। तो उन लोग की बात कर रहे हैं जिनको एचआरए नहीं मिलता है, या उनकी बात कर रहे हैं जो सैलरीड है ही नहीं, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है और रेंट पे करते हैं। ठीक, व्हाट इज द क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर, तो ओनली एन इंडिविजुअल हु पे रेंट फॉर रेसिडेंशियल अकोमोडेशन फॉर हिमसेल्फ एंड फैमिली कैन अवेल द डिडक्शन, उसी को मिलेगा डिडक्शन। ठीक है, फिर थर्ड है कैन अ पर्सन हु पे रेंट टू अवेल दिस डिडक्शन ऑन अ हाउस, द फॉलोइंग पर्सन शुड नॉट on any residential accommodation at the place where the taxpayer resides, perform the duties of his office or employment or carry on his business or profession। अब इस डिडक्शन को लेने की एक शर्त भी है, क्या कि आपका उस जगह पे जहां आप रहते हो या जहां आप बिजनेस करते हो, जहां आप ड्यूटीज परफॉर्म करते हो, जहां आप बिजनेस करते हो, उस एरिया में, उस सिटी में, पूरे उस सिटी में ना आपके नाम पे कोई मकान होना चाहिए, डज नॉट ऑन हाउस प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ टैक्स पेयर, हिज हर स्पाउस, माइनर चाइल्ड इंक्लूडिंग स्टेप एंड एडॉप्टेड चाइल्ड, एचयूएफ ऑफ विच हिज टैक्स पेयर इज अ मेंबर। तो ना खुद के नाम पर मकान हो, ना वाइफ के नाम पर मकान हो, ना बच्चों के नाम पर मकान हो, माइनर बच्चों के नाम पे, और ना एचयूएफ के नाम पर मकान हो जिसके हम मेंबर हैं। मेजर चाइल्ड के नाम पर हो चलेगा, माइनर के नाम पर होना चाहिए। ठीक है, वरना कई लोग ऐसा करते हैं ना, अपना मकान तो खुद का मकान किराए पे दे दिया किसी को और आप खुद चले गए दूसरे किराए के मकान में, तो एक तरफ उधर आपका मकान किराए पे दिया, उससे इनकम हो रही, ऊपर से ये जो किराया दे रहे हो उसका डिडक्शन ले रहे हो। इसलिए गवर्नमेंट ने लगाया कि आपका उस पूरे सिटी में कहीं आपकी वाइफ के नाम पे या एचएफ के नाम पे, माइनर के नाम पे आपका मकान नहीं होना चाहिए, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन नहीं होना चाहिए। If the taxpayer on a residential accommodation at place other than the place noted above, चलो तो बहुत समझदार है, हिंदुस्तान में रूल्स तोड़ने वाले एक से उन्होंने सोचा ठीक है, उज्जैन में मैं बिजनेस करता हूं, उज्जैन में अगर मान लो मैं हाउस लूंगा तो मुझे डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो मैंने इंदौर में एक मकान ले लिया और यहां तो मैं किराए पर रहता हूं, तो अदर देन दिस प्लेस, तो इस प्लेस के अलावा कहीं और लेते हो अगर, तो क्या रूल है, देन इन रेस्पेक्ट ऑफ दैट हाउस मतलब इंदौर हाउस, the concession in respect of self-occupied property is not claimed under section 23(2)(a) of house property head, ऐसा लिखिए। यानी इंदौर वाले मकान को मैंने हाउस प्रॉपर्टी हेड में सेल्फ ऑक्यूपाइड बताते हुए नील नहीं करवाया। सेल्फ ऑक्यूपाइड बताते हुए अगर नील नहीं कराया होगा तो चलेगा वहां मकान, तो आपको डिडक्शन मिलेगा। लेकिन अगर आपने उस इंदौर वाले हाउस पर, है ना, अदर देन द प्लेस ऑफ रेसिडेंस, अदर हाउस को सेक्शन 23(2)(a) में नील करवा रखा है, तो फिर यहां पर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। यानी यहां पर भी मकान नहीं होना चाहिए और वहां पर भी अगर है तो डिडक्शन उसका सेक्शन 23(a) में क्लेम किया हुआ नहीं होना, ऐसा रिस्ट्रिक्शन है, तब कहीं जाके ये एग्जम्पशन मिलता है। और नीचे लिखा व्हाट इज अमाउंट ऑफ डिडक्शन, कितना मिलेगा, तो 5000 पर मंथ के हिसाब से मिलेगा, या 25% ऑफ टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल नहीं, टोटल इनकम, और एक्सेस ऑफ एक्चुअल रेंट पेड ओवर 10% ऑफ टोटल इनकम। यानी वही 10%, वहां था 10% ऑफ सैलरी, यहां है 10% ऑफ टोटल इनकम, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम, विच एवर इज लोअर। और टोटल इनकम का मतलब समझो, बस इसीलिए सेक्शन छोड़ा था मैंने कि टोटल इनकम का यहां मीनिंग क्या बता रहे हैं। हमें 5000 लिखना है पर मंथ के हिसाब से, या कितना लिखना है 25% ऑफ टोटल इनकम, या हमें क्या लिखना है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम। तो टोटल इनकम तो निकालना पड़ेगी ना, जैसे वहां सैलरी निकालते थे,
तो टोटल इनकम का मीनिंग ये बोल रहे हैं, फॉर दिस पर्पस इज ग्रॉस टोटल इनकम माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, डिडक्शन अंडर 80C to 80U, नॉट बीइंग 80G। तो यहां पर टोटल इनकम का मीनिंग अलग बताया, जीटीआई माइनस 10% नहीं करना है, इसमें तो क्या था 10% करना पड़ता लिमिट के लिए, यहाँ 10% नहीं। जीटीआई में से लॉन्ग टर्म हटा दो, शॉर्ट टर्म 111A वाला हटा दो, ऑल डिडक्शंस हटा दो अंडर सेक्शन 80C to U एक्सेप्ट 80GG। ये वाला सेक्शन जो हम कर रहे हैं इसको छोड़ के बाकी सब कर दो। ये आएगी टोटल इनकम और इसका 10% या 25% करना है, ऐसा है। तो सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो बड़ी बात है ना, बड़ी बात यह है कि अब अगर मान लो एक ही क्वेश्चन में जी भी आ जाए और जी भी आ जाए तो क्या होगा? जी बोलता है कि आप सब माइनस कर दो, जी छोड़ दो, और ये बोलता है आप सब माइनस कर दो, जी छोड़ दो, और दोनों साथ में आ गए तो इसका मीनिंग ये होगा कि पहले जी माइनस कर दें फिर जी निकालें, और जी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पहले जी माइनस कर दो फिर जी निकालो। तो दोनों चीज एक साथ कैसे हो? तो ऐसे क्वेश्चन सही मायने में तो सही तरीके से तो एक्स और वाई मान के होते हैं, लेकिन हमें मैथ से नहीं लगाना है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका कोई 100 नंबर का नहीं आ जाएगा, इसलिए कभी गलती से, वैसे तो आज तक हुआ नहीं, ऐसा हो जाए तो आप सीक्वेंस से पहले जी लगा देना फिर जी लगा देना, ठीक है ना? क्योंकि दोनों एक साथ नहीं कर पाओगे, दोनों एक साथ करना है तो इसको एक्स और इसको वाई मान के क्रॉस वो साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाना पड़ेगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है ना। यहां लिखा है एक्सेप्ट जी, यानी कि जी भी माइनस करना है तो टोटल इनकम आएगी, और जी माइनस कैसे करूंगा? जब तक निकालूंगा, और जब जी निकालने जाऊंगा तो वहां लिखा हुआ एक्सेप्ट जी, ठीक है ना? तो वहां पर जी माइनस करना पड़ेगा, तो जी कैसे निकालूंगा जब तक ये नहीं आएगा? ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। तो एक क्वेश्चन है नीचे 148P1 है ना, ये करना ओरल से समझा देता हूं मैं आपको। क्या है ये? इनकम फ्रॉम प्रोफेशन है 680, लॉन्ग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, विनिंग बहुत सारी। विनिंग माइनस करने का नहीं कहा, देखो ना इसमें कहा 80G में और ना इसमें कहा। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का कहा है, विनिंग का नहीं कहा, तो नहीं करेंगे माइनस। हालांकि विनिंग भी स्पेशल रेट वाले होती है, बट नहीं कहा है तो नहीं करेंगे। विनिंग फ्रॉम कैमल रेस, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, पेमेंट, मेडिकल इंश्योरेंस 80D में आ जाएगा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एक्सपेंडिचर ऑफ फादर के प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हुए, कितने हुए ये? 28,000, 28,000, जबकि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप तो मैक्सिमम अपन ने पढ़ा है 5,000 से ज्यादा अलाउड होते ही नहीं, तो 5,000 की डिडक्शन मिलेगा इसमें 80D में, देख लेना आप, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा 5,000 का। पेमेंट ऑफ रेंट, तो अब पेमेंट ऑफ रेंट कितना किया इन्होंने? 80,000 किया, ठीक है? तो अब डिडक्शन कितना मिलेगा? तो 80,000 नहीं, अब हमें डिडक्शन मिलेगा, और कितने महीने वाली बात तो कुछ कही नहीं इन्होंने। कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स पीपीएफ 80C में चला जाएगा। डिटरमाइन द डिडक्शन अंडर 80GG, सिर्फ डिडक्शन ही पूछा है, तो क्वेश्चन सिर्फ डिडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से किया, कंप्लीट नहीं किया। तो 80GG के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगी? पहले टोटल इनकम है ना, तो जीटीआई माइनस दिस ये कर दोगे, ये आएगी टोटल इनकम। इसका 10% कर देना, रेंट पेड हो गया कितना? 80,000 माइनस 10% और टोटल इनकम, जो टोटल इनकम आएगी उसको 25% कर देना, और 5,000 रुपए महीने के हिसाब से 60,000 ये हो गए, ठीक है? एक फिगर और एक 3 फिगर आ जाए, 3 फिगर में से जो कम होगा वो डिडक्शन, सिंपल सी बात। तो इजी क्वेश्चन, बस P2 कट कर देना, P2 की जरूरत नहीं है। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी आपको। इस तरीके से करना है कुल मिलाकर। टोटल इनकम कितनी थी इसकी मैं देख ही लेता हूं। टोटल इनकम इसमें इन्होंने निकाल रखी है 7,09,300, उसमें से लॉन्ग टर्म वगैरह हटा दें हम, और 80C से लेके यू तक के सारे डिडक्शन माइनस कर दें। फिर बोल रहा हूँ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप सिर्फ 5,000 अलाउड होता है, इसलिए 5,000 अलाउड होगा। और अलग से मेडिकल इंश्योरेंस कितना था उनका? 8 का, तो 8 और 5 13,000 अलाउड होगा। इस तरह से टोटल इनकम आ गई 6,12,300, 6,12,300, 6,12,300 का 10%, यानी 61230, एक तो फिगर ये आ जाएगा,
कितना आता है ये फिगर 18770 इसका 25% कितना आता है, इसका 25% करे 153,075 विच एवर इज लोअर। इतना डिडक्शन आपको 80 जी में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये पेंडिंग वर्क था, मैं समझा दिया आपको। एक और सेक्शन पर आते हैं, उसके लिए आओगे आप पेज नंबर 512। ये बिजनेस हेड में सिंघानिया में नहीं दी हुई थी, लेकिन आपको स्टडी मेटल में मिली होगी सेक्शन 40B। ये सेक्शन आपको सिंघानिया में मिली होगी स्टडी मेटल में। ये एक्चुअली पार्टनरशिप से रिलेटेड है। हालांकि पार्टनरशिप का कंपटीशन आपको कोर्स में नहीं है, लेकिन ये सेक्शन बिजनेस हेड की इसलिए उसमें दिया हुआ, वरना पार्टनरशिप अलग से सिंघानिया में पार्टनरशिप का चैप्टर दिया है, ये वाला पार्टनरशिप का चैप्टर है, ये चैप्टर मत करने बैठ जाएगा। ये तो ये सेक्शन जो है, ये सेक्शन 40 सेक्शन कहाँ आते हैं, बिजनेस हेड में आते हैं। 28 से लेकर 44 तक वहीं तो आते हैं, तो बिजनेस का पार्ट है, इसलिए बताइए। पार्टनरशिप में ऐसा होता है कि पार्टनरशिप में आपने पूरे बिजनेस हेड के रूल्स लगा के, यानी नेट प्रॉफिट जो भी था सेम। हेड जितने भी हेड बनाए वो सबके लिए अलग अलग नहीं है, सबके लिए इंडिविजुअल का करूंगा तो भी ऐसे ही करूंगा, फर्म का करूंगा तो भी सेम। डिसअलाउड एक्सपेंसेस डेबिटेड इन पी अकाउंट, वही सारी चीजें सब कुछ ऐसे कैसे होगा, सेम है ना। डिसअलाउड इनकम माइनस करना, वो प्लस माइनस सब ऐसे ही होंगे। अब आप ध्यान से इतना सा रखना दो चीजों का, और वो है पार्टनर्स सैलरी मीन्स रेमुनरेशन। तो पार्टनर्स रेमुनरेशन आप पूरा डिसअलाउड कर दिया करो। पहले क्या करेंगे, पार्टनर्स रेमुनरेशन जितना भी दिया पहले आप क्या करोगे, उसको पूरा डिसअलाउड कर दोगे। फिर क्या करेंगे सर, और इंटरेस्ट पीएन अकाउंट में लिखा हुआ हो, जैसे आप 513 पेज नंबर पर P1 देख ही लो, एक क्वेश्चन ही करवाता हूं तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 40B, सेक्शन 40B में ये होता है कि नेट प्रॉफिट, फर्म का कंपटीशन कर रहे हैं हम, किसी पार्टनर का नहीं कर रहे हैं। पहले बता दो नेट प्रॉफिट कितना दिया है यहाँ, 32,000, 32,000। अब इसमें अलाउड डिसअलाउड का खेल खेलते हैं। तो पहले क्रेडिट साइड पे लिखा है रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 50,000, तो डिसअलाउड इनकम हम क्या करते थे, माइनस। तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हटा देंगे क्योंकि वो इस हेड की इनकम नहीं, 50,000। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 60,000, ये भी हटा देते हैं क्योंकि ये अदर सोर्सेस की इनकम है, इंटरेस्ट इनकम। तो क्रेडिट साइड पे हम ऐसा करते थे, सभी क्वेश्चन में किया, कौन सी बड़ी बात है, माइनस मारा तो आने दो, माइनस में क्या दिक्कत। फिर हम प्लस क्या करते थे, प्लस करते थे डिसअलाउड एक्सपेंसेस, वैसे ही करेंगे हम, कुछ भी नहीं है। अब पहले नीचे पॉइंट पढ़ लेते हैं। आउट ऑफ अदर एक्सपेंसेस 48,500 इज डिडक्टिबल अंडर सेक्शन 36, 37, 43B इज नॉट डिडक्टिबल, सॉरी। तो ये डिसअलाउड होगा 48,500, डिसअलाउड होगा अंडर सेक्शन 43B वगैरह वगैरह, और 2-3 सेक्शन है ना। सब सेक्शन का इकट्ठा निकाल के दे दिया उन्होंने कि ये नॉट डिडक्टिबल है इन सेक्शन। दूसरा है ऑन जनवरी 15 द फर्म पे एन आउटस्टैंडिंग GST लायबिलिटी 2922 ऑफ द प्रीवियस ईयर 17-18 as this amount pertains to the previous year 16-17 it has not been debited to the aforesaid profit and loss account। 16-17 से रिलेटेड थी liability। On 15 January 20 the firm pay an outstanding liability of 29 of previous year 17-18 as this amount pertains to the previous year 16-17। ये बोलना भूल गए, 16-17 नहीं 17-18 की थी, तो 17-18 की 17-18 में क्यों नहीं मिली, क्योंकि याद करो टैक्स लायबिलिटी अनपेड अगर है ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, तो फिर वो उस ईयर में अलाउड नहीं होती, बल्कि जिस ईयर में पेमेंट होता उस ईयर में अलाउड होता। अनपेड लायबिलिटी डिडक्टिबल ऑन पेमेंट बेसिस, सेक्शन 43B। सेक्शन तो एक साथ याद आना चाहिए। तो अब ये 17-18 में अलाउड नहीं हो पाई, डिसअलाउड हो गई होगी। अब पेमेंट किया जनवरी 20 में, तो इस साल अलाउड कर देते हैं, और ये लिखी ही नहीं पीएनएल में, तो लिख देते हैं
पीएनएल में लिखेंगे कोई एक नया खर्चा 2922, ठीक है, टैक्स अंडर सेक्शन 43 तो अलाउड हो जाएगा ना ये। जेड इज नॉट वर्किंग पार्टनर, जेड वर्किंग पार्टनर है। द फर्म ऑन अ हाउस, द ग्राउंड फ्लोर इज यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस एंड द फर्स्ट फ्लोर इज गिवन ऑन रेंट। म्युनिसिपल टैक्स इज पेड इन ऑन May 10, 2020। ठीक है, ये सारी बात हो गई। अब चलते हैं ऊपर पीएनएल अकाउंट से। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बिजनेस एक्सपेंडिचर, रेमुनरेशन टू पार्टनर। रेमुनरेशन टू पार्टनर पूरा क्या करोगे आप, डिसअलाउड कर दोगे सभी का, चाहे वो वर्किंग हो चाहे नॉट वर्किंग पार्टनर हो। एक्स वाई जेड तीनों का, एक्स वाई जेड, 6 लाख इसका भी, 9 लाख इसका भी और 55,000 इसका भी डिसअलाउड कर दोगे। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स तो ऑलवेज डिसअलाउड होता है। इनकम टैक्स तो किसी का भी हो हमेशा पर्सनल माना जाता है, इसलिए डिसअलाउड। इंटरेस्ट टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट टू पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट टू पार्टनर्स कैपिटल अगर डीड में लिखा हो तो अलाउड होता है, अगर डीड में नहीं लिखा है तो 1 रुपया भी अलाउड नहीं होता, पूरा डिसअलाउड। बट फिलहाल क्वेश्चन कुछ नहीं कहा है, इसका हम अज्यूम करेंगे कि डीड में लिखा है, तो डीड में लिखा हो तो भी आप 12% से ज्यादा नहीं अलाउड कर सकते, और इन्होंने तो कितना लिख दिया 13.5%। तो ये इनकम टैक्स का रूल है सेक्शन 40B जो मैं बता रहा था। ये 40B का पहला रूल ये है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल शुड नॉट एक्सीड 12% पर एनम। कम होगी चलेगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा हुआ तो डिसअलाउड। तो अब हम XYZ में जो 13.5% है उसमें से 12% अलाउड होगी, बाकी का 1.5% क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। तो XYZ इन तीनों में कैसे निकालेंगे, कैपिटल तो दी नहीं है, तो ऐसे निकालेंगे कि 40,000 जो है वो है 13.5%, तो 1.5% कितना, 4444। दूसरे का कितना है 10,000 डिवाइड बाय 13.5% इंटू 1.5 आएगा वही 111 और Z 60,000 है तो इसका भी आ जाएगा वही अपना 6667 है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो वर्किंग पार्टनर हो या ना स्लीपिंग पार्टनर सबको मिलता है, अगर डीड में लिखा है तो सभी को देना है, बट शुड नॉट एग्जिट फॉर 12% पर एनम। तो अब इस तरीके से अगर मैं जोड़ता हूं तो ये हो जाते हैं 1 2 2 2 2, ठीक है, ये डिसअलाउड। तो रेमुनरेशन तो पूरा डिसअलाउड करना है, इंटरेस्ट 12% से एक्सेस जितना वो डिसअलाउड करना, ये रूल है खास तौर से। म्युनिसिपल टैक्सेस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, म्युनिसिपल टैक्सेस एंटायर प्रॉपर्टी के 5,000 है, जबकि उस पूरी प्रॉपर्टी में से क्या लिखा था नीचे आपको कि द ग्राउंड फ्लोर इज यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस एंड द फर्स्ट फ्लोर इज गिवन ऑन रेंट एंड म्युनिसिपल टैक्स इज पेड ऑन May 20 में पे किया। तो बिजनेस एंड में तो रूल है कि आपने ईयर एंड के बाद भी टैक्स का पे किया, लेकिन ड्यू डेट से पहले कर दिया ना तो अलाउड। तो म्युनिसिपल टैक्स 5,000 रुपए में से म्युनिसिपल टैक्सेस फॉर हाउस प्रॉपर्टी 5,000 का आधा 2,500 डिसअलाउड हो जाएगा क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी वाला, और जो बिजनेस वाला है वो तो अलाउड रहेगा, तो वो डबल से माइनस थोड़ी करना है मुझे, वो तो माइनस किया हुआ है। सोचो 5,000 में से 2,500 बिजनेस का है, और बिजनेस का क्या माना आपने, अलाउड है, भले ही मैं पे किया, ड्यू डेट से पहले तो कर दिया ना, 43B का रूल है, और जो बाकी 2,500 है वो हाउस प्रॉपर्टी का है तो वो डिसअलाउड किया। अब वहां क्या होगा तो वहां सोचेंगे, और वहां ये रूल है कि टैक्सेस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ऑनर तो ही डिडक्टिबल होते हैं, और नहीं पेड किए तो डिडक्टिबल नहीं होते, तो वहां पर डिडक्टिबल होगा ही नहीं। बट हाउस प्रॉपर्टी का रूल अलग, यहाँ का अलग। अदर एक्सपेंसेस लिख दिए हमने, नेट प्रॉफिट हो गया, तो सारे पॉइंट नीचे के भी हो गए, ऊपर को भी हो गए, सभी हो गए, सबको प्लस माइनस कर लो आप, टोटल कितना आता है देखते हैं। इसे कहेंगे हम बुक प्रॉफिट, क्या कहेंगे इसे हम, बुक प्रॉफिट। पार्टनरशिप में वैसे तो ये इनकम फ्रॉम बिजनेस आ गई, तो आप देखो पूरा रूल एक जैसा है, सिर्फ मैं पार्टनरशिप के लिए स्पेशली 2 ही चीज में नई बात बता रहा हूं। ये सब बातें तो पुरानी थी, ये म्युनिसिपल टैक्स हाउस प्रॉपर्टी का डिसअलाउड करना, ये 43B में करना, ये सब तो पुरानी बात। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं रेमुनरेशन पूरा डिसअलाउड करना है,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ प्रोवाइडेड इन पार्टनरशिप डीड देन अलाउड अप टू 12%, ठीक है। रिमेनिंग अमाउंट डिसअलाउड, ये आएगा बुक प्रॉफिट। तो यानी एक तरीके से बुक प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट बिफोर रेमुनरेशन हो गया, बिफोर रेमुनरेशन। अब इसमें से कितना रेमुनरेशन अलाउड हो, रेमुनरेशन अलाउड अंडर सेक्शन 40B, ये है मेन 40B। तो 40B का एक पार्ट तो ये हो गया कि 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, और दूसरा पार्ट ये रेमुनरेशन कितना अलाउड, बस इतना सा है 40B। तो 40B इस पेज पे लिखी हुई है 512 पेज नंबर पर, इधर देखें आप। अगेन बात वही है कि डेट में प्रोवाइड होगा तो ही मिलेगा, अदरवाइज रेमुनरेशन मिलेगा ही। और वो भी सिर्फ वर्किंग को पार्टनर को मिलता है, स्लीपिंग पार्टनर को कभी रेमुनरेशन देना अलाउड ही नहीं है इनकम टैक्स में। आप प्रैक्टिकली दे दो बात अलग है, इनकम टैक्स में तो पूरे डिसअलाउड। तो जेड तो नॉन वर्किंग पार्टनर था, लिखा था स्लीपिंग पार्टनर इज नॉट वर्किंग, तो इसका तो पूरा डिसअलाउड कर ही दिया, तो इसका तो कुछ भी हम अलाउड नहीं करेंगे। तो वर्किंग पार्टनर कौन बचाइए, तो इनका अलाउड करेंगे। अब कितना अलाउड करेंगे, तो 6 और 9 15 लाख तो ये है। एक्चुअल कितना है, एक्चुअल टू वर्किंग पार्टनर 9 और 6 15 लाख, एक्चुअल 15 लाख रुपए। तो 15 लाख रुपए या सेक्शन 40B की लिमिट, और सेक्शन 40B की लिमिट क्या है, ये सब मिटा दो, इधर समझा देता हूं। ये पार्ट इस तरफ ले आता हूं मैं, ठीक है, इस तरफ ले आता हूं मैं। तो अंडर सेक्शन 40B लिमिट क्या है आपकी, लिमिट ये है कि अगर अप टू 1,50,000, देखो आप पेज नंबर 512 पर क्या लिखा हुआ है, रेमुनरेशन शुड नॉट एग्जिट द परमिसिबल लिमिट, शुड नॉट एग्जिट द परमिसिबल लिमिट। तो सेक्शन 40B की लिमिट ये कहती है आपसे कि बुक प्रॉफिट का क्या लिखा है, ऑन फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट और इन केस ऑफ लॉस। तो पहला केस ये है कि फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट या फिर लॉस, पूरा लिख लेना, फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट और इन केस ऑफ लॉस, यानी फॉर्म में मान लो लॉस होता तो भी रेमुनरेशन अलाउड होता, लॉस ये नेगेटिव आता तो भी मैं माइनस करता और लॉस बढ़ जाता। तो लॉस होने के बावजूद भी रेमुनरेशन अलाउड है, कितना, तो इन केस ऑफ लॉस और इन केस ऑफ बुक प्रॉफिट फर्स्ट 3 लाख पे 1,50,000 रुपए या 90%, कितना अलाउड है, 1,50 या 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज मोर, जो दोनों में जाता। और फिर क्या है, बैलेंस ऑफ बुक प्रॉफिट, बुक प्रॉफिट के बैलेंस पर 60%, ये रूल है। तो एक्चुअल को कंपैरिजन करना है, एक्चुअल कितना था मेरा, 6 लाख एक का था, 9 लाख एक का था, 15 लाख को कंपेयर करना है कि लिमिट में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस लिमिट के हिसाब से अगर देखता हूं तो मेरे पास बुक प्रॉफिट है 15,45,000 का, तो 15,45,000 के पहले 3 लाख पर, तो इसके पहले 3 लाख रुपए पर फर्स्ट 3 लाख पर मुझे कितना देना है, 1.5 लाख या 90%। तो स्वाभाविक बात है 90% ज्यादा आएगा, 2,70,000, 90% ज्यादा आएगा ना, किसका 90%, 90% ऑफ बुक प्रॉफिट। तो कौन सा बुक है, पूरा का पूरा थोड़ी ना, 3 लाख तक का, पहले 3 लाख की बात कर रहे हैं ना, मतलब इसके फ्रैक्शन कर दो, 2 हिस्से कर दो, 3 लाख अलग कर दो और बाकी बचे 12,45,300 अलग कर दो। तो पहले 3 लाख रुपए पर 90% या 1.5 लाख, तो आप बोलोगे सर हमेशा ही 90% ज्यादा आएगा, नहीं। मान लो यहां बुक प्रॉफिट 1 लाख ही होता, या मान लो लॉस होता, तो लॉस होता तो क्या करते आप, लॉस होता तो बुक प्रॉफिट का 90% जीरो होता, लेकिन फिर भी आप कितना रेमुनरेशन दे पाते, 1.5 लाख। इनडायरेक्ट ये मीनिंग हुआ ना कि अगर लॉस हुआ तो 90% तो कुछ निकलेगा ही नहीं, क्योंकि 90% लॉस का 90% थोड़ी निकलता है प्रॉफिट का, तो ये हो जाएगा जीरो, क्योंकि लॉस है आपके पास, ये लॉस है मान लो आपके पास, तो फिर 1.5 लाख रुपए दे सकते हैं। या फिर यहां पे मान लो 1 लाख ही होते, तो 1 लाख का 9% 90,000 ही होता है, तो 90,000 या 1.5 लाख, विच एवर इज हायर, 1.5 लाख। तो अपने पास बहुत सारा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब बचे हुए पर बस 2 ही तो स्लेब है, तीसरी कोई स्लेब नहीं,
बैलेंस 12,45,300 पर कितने परसेंट? 60%। तो पहले वाले 3 लाख रुपए पर 90% और बाद वाले पर 60%, यानी ये हो गया आपका कितना? 60%। 7,47,180 टोटल मिला के कितना हो गया? 10,17,180 रुपए या 15 लाख रुपए, विच एवर इज। या तो उसको पूरा वर्किंग नोट में लिख लेना और सीधे यहां पे लाके लिख देना लिमिट वर्किंग नोट की कितनी? 10,17,180, विच एवर इज लोअर। अब दोनों में से जो कम होगा वो अलाउड होगा, तो अलाउड कितना होगा? 10,17,180 अलाउड होगा, ये अलाउड हो गया। तो 15,45,300 में से 10,17,180, बाकी बचे 5,28,120। ये आपकी ये इनकम फ्रॉम बिजनेस हेड, ये बिजनेस हेड की इनकम है। और अब इसमें हाउस ऑपरेटर की इनकम जोड़ दो तो जीटीआई आ जाए, डिडक्शन हो तो माइनस कर दो, टोटल इनकम आ जाए। और फर्म में टोटल इनकम पर टैक्स डायरेक्ट लगता है 30%। तो ये सिर्फ बिजनेस हेड का कंसेप्ट है, सेक्शन 40B। ये रूल याद रखना है आपको। अब पार्टनर्स के एंड्स में क्या टैक्सेबल होगा सर? पार्टनर के एंड्स की बात करते हैं। तो पार्टनर्स के एंड्स में, यानी ये तो फर्म का इनकम टैक्स हुआ, फर्म टाटा का रिटर्न अलग से भी तो जाएगा। तो पार्टनर को फर्म से 3 चीज मिलती है। नंबर 1 शेयर इन प्रॉफिट, तो ये जो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट आएगा उसमें शेयरिंग होगी, तो वो तो एग्जेम्प्ट होता है, हम बहुत बार पढ़ चुके। दूसरा मिलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसके एंड्स में कितना टैक्सेबल होगा? 12%। कंसेप्ट क्या है कि उससे ज्यादा पे तो फर्म ने टैक्स दे दिया ना, देखो फर्म ने डिसअलाउड कर दिया, फर्म की इनकम बढ़ गई, तो जितनी इनकम पे फर्म ने टैक्स दे दिया है उस पर पार्टनर टैक्स नहीं देगा। तो यहां पर फर्म को डिडक्शन कितना मिला सिर्फ देखा जाए तो 12%, यानी फर्म ने टैक्स कितना बचाया? 12%। उतना किस किस पे टैक्स हो जाएगा? पार्टनर। ऐसे रेमुनरेशन में आप देखो ध्यान से, फर्म ने कितना टैक्स बचाया? 10,17,180 पे टैक्स बचाया ना। रेमुनरेशन अलाउड कितना हुआ? 10-17, बाकी का इसका मतलब डिसअलाउड हुआ, जबकि दिया तो 15 लाख था। तो बाकी का इसका मतलब क्या हुआ? डिसअलाउड। 15 लाख पूरा डिडक्शन मिल पाया क्या? 15 लाख का डिडक्शन मिलता तो मेरे से 45,000 की इनकम आती, कम आती इनकम तो कम टैक्स लगता। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो देखो बाकी का डिसअलाउड हो गया, यानी बाकी पर फर्म ने टैक्स दे दिया, तो फिर अब पार्टनर डबल से टैक्स क्यों देंगे? तो पार्टनर उतना भी देंगे जितना यहाँ अलाउड हुआ है। 10,17,180 पे टैक्स देंगे पार्टनर। पार्टनर कौन? तो एक्स और वाई, बस 2 लोग। जेड को तो कुछ मिला ही नहीं, जेड का तो सारे डिसअलाउड हो गए। ये जो था किसका था? सिर्फ एक्स एंड वाई। अब सर प्रॉब्लम है कि जब इसको हम उधर ले जाएंगे 10,17,000 को एक्स और वाई में, तो किस रेशो में ले जाएंगे? तो वही रेशो जो इनका एक्चुअल रेमुनरेशन का रेशो 6:9। तो आप देखना सिंघानिया में ही, अगर आपको आगे भी करने की इच्छा हो तो पार्टनर्स का किया हुआ देखो, तो रेमुनरेशन यही वाला रेमुनरेशन 6:9 के रेशो में एक्स और वाई में बांट दिया। बस, और कोई क्वेश्चन करने मत बैठ जाना। चैप्टर आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन सेक्शन 40B समझाना था, इसलिए मैंने एक बार ही क्वेश्चन करवा दिया। बाकी सब कट कर देना इसमें आगे पीछे, ठीक है। चलिए और होमवर्क की तैयारी करते हैं। इसके अलावा अगर छोटे छोटे और भी सेक्शन मॉड्यूल में बहुत सारे फालतू के दे दिए हैं, वो इररिलेवेंट है। आप यकीन मानो मैंने बहुत पढ़ाया तुमको, बहुत ज्यादा डिटेल, जरूरत से ज्यादा डिटेल पढ़ाया, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा ही पढ़ाया है मैंने। उसके बाद भी छोटे छोटे तो ऐसे तो बहुत सेक्शन होते हैं फाइनल लेवल पे। मैंने कहा सागर है, तो अंदर घुसते जाओगे तो बहुत सारे मछलियां निकलते चले जाएगी, लेकिन बात यह कि ज्यादा अंदर गोता लगाने से बाहर नहीं आ पाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जितना पढ़ाया है उसको रिवाइज कर लो, वो ज्यादा अच्छा है। नया कुछ पढ़ने से अच्छा है इसको 4 बार रिवाइज करो, याद होगा। अब आपका एक चैप्टर और बचता है जो सीधे सीधे होमवर्क में जाता है, और वो है टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल। टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल, यानी पेज नंबर आप आ जाएंगे 13 चैप्टर 479 पेज नंबर। इंडिविजुअल कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। कोई थ्योरी नहीं है, ये तो सीधे 5 हेड पढ़ा दिए, डिडक्शन पढ़ा दिए, क्लबिंग पढ़ा दिया, ये वो सब कुछ हो गया, तो आप सीधे इन क्वेश्चन पर आ जाएंगे। तो यहां पर आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं पेज नंबर 486 पर। होमवर्क रहेगा 486 पर P2 से 195 पैराग्राफ P2, सॉरी P1 से, P1 भी क्वेश्चन है, P1 से देखिए टोटल इनकम का क्वेश्चन है।
P1, P2, P3, P4, P5, 6, बस 9 तक, P9 तक, P1 से लेके P9 तक, बस इतना कर लेना आप क्वेश्चन। इससे अच्छी प्रैक्टिस है, ग्रिप बन जाएगी बड़े क्वेश्चन करने की, यानी टोटल इनकम के क्वेश्चन कैसे किए आते हैं उसकी ग्रिप बन जाएगी। जब भी करो 2 दिन, 8 दिन, 10 दिन, आपकी श्रद्धा और भक्ति करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।